चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस मैटर अराउंड अस प्योर में। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, तो कल आपने देखा था कैंडल वाला कॉन्सेप्ट, आपको समझ में आया था? बताइए। ठीक, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ सवाल आ गए और इन सवालों का अब हम लोग जवाब देते हैं। और इसके बाद बच्चों आपको सारी चीजें पता हैं। अगर आपने पहले की क्लासेस करी हैं तो आपको बच्चों यहाँ सारी चीजें पता हैं। ठीक है ना? अच्छा, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ कर लेते हैं भाई, है ना? थोड़ा सा बच्चों हम लोग यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है ना? चलिए सवाल पढ़िए बच्चों। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कहता है? क्लासिफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंजेस, है ना? तो इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है, ये आपको क्लासिफाई करना है। चलिए बताइए स्टूडेंट्स। कटिंग ऑफ ट्रीज, बताओ ये फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज है? बताइए। जब आप पेड़ों को काट देते हो जिस टाइम, फिजिकल चेंज। हाँ देखो मतलब कुछ लोग इस पे सोचते हैं कि भाई ये केमिकल चेंज हो सकता है। हाँ ठीक है, कुछ दिनों के बाद तो केमिकल चेंज हो ही जाएगा। ये क्या बात बता रहे हो सर? बच्चों देखो ध्यान से, जब आपने ये पेड़ को ऐसा काटा, यहाँ से ये पेड़ है इस तरीके से, और ये ट्रीज को आपने ऐसे काट दिया, है ना? तो भाई जब आपने ट्रीज को काटा तो यहाँ से मतलब इसके जो पार्ट्स अलग होंगे, तो इसका स्टेम ले लो, स्टेम मतलब तना, एक ऐसे, है ना? अब यहाँ इसके कुछ मॉलिक्यूल्स होते होंगे। ठीक, तो पहले ये गीला रहता है, आपने देखा है ना, वेट रहता है, गीला रहता है। ठीक, तो ये एयर के एयर से कुछ मॉलिक्यूल जैसे कि ऑक्सीजन से या कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर लेगा, वो अलग बात है, वो अलग बात है। भाई पेड़ जहां से आप काटते हो वो गीला गीला रहता है ना? ठीक, तो उसमें वाटर भी रहता है और दुनिया भर के दूसरे भी मॉलिक्यूल्स वहां पर मौजूद रहते हैं, ऑर्गेनिक, खासकर हाइड्रोकार्बन्स वहां मौजूद रहते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वहां मौजूद रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ थोड़ा ऐसे ही बस सोच रहा था मैं, तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ मॉलिक्यूल्स दूसरे जो मौजूद है ना, तो वो क्या करेंगे, वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मतलब वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मतलब जो भी आसपास टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर पे क्या करेंगे, बाहर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेंगे, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा। मतलब केमिकल रिएक्शन होगी, वो बात की बात है, वो बाद में होगी। केमिकल रिएक्शन होगी, वो बाद में होगी, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि यहाँ बच्चों कुछ नए टाइप के केमिकल बन जाएंगे। ठीक, वो अलग बात है। लेकिन जिस टाइम आपने ट्री को काटा, जिस टाइम आपने ट्री को काटा, उस टाइम तो तुरंत के तुरंत तो कोई केमिकल चेंज नहीं होता है ना, तो इसलिए किसका एग्जाम्पल है? फिजिकल चेंज। इसके बाद नेक्स्ट इज मेल्टिंग ऑफ बटर इन पैन। एक पैन लिया और बटर जो होता है आपका, बटर जो आप खाते हो, है ना, तो बटर का मेल्टिंग हो गया। बताइए बच्चों, बटर को आपने मेल्ट कर लिया, ये कैसा चेंज है? बताइए, क्या कहते हो आप लोग? जल्दी बताइए। बटर पहले सॉलिड था, अब वो मेल्ट हो गया है, लिक्विड स्टेट में आ गया है, तो कौन सा चेंज होता है? बताइए, क्या कहते हो आप लोग? जल्दी बताइए, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो भाई। हाँ, केमिकल कैसे हो जाएगा भाई? केमिकल कैसे हो जाएगा? बस उसने थोड़ा सा मेल्ट किया है, बस फिजिकल चेंज है। अरे मेल्ट किया है यार, पहले बटर सॉलिड में था, अब आपने क्या किया, हल्का सा हीट दिया इसको। ठीक, तो इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे, तो लिक्विड हो जाएगा ना ये। देखा, बटर पिघल जाता है ना। तो बस इसका फेस चेंज हो रहा है, यानी कि पहले ये सॉलिड में था, अब ये किस में आ गया, बोलो? लिक्विड में। तो ये फिजिकल चेंज हुआ है ना। अच्छा, अगर आप बटर को बहुत देर तक रख के गर्म करोगे, उसमें से काला धुआं निकलने लगा, है ना, ब्लैक कलर का कुछ स्मेल आने लगी, जला दिया कहने का मतलब है आपने उसको, तब तो केमिकल रिएक्शन हो जाती है। तो हम बटर को क्या कहते हैं, हम बटर को इतना गर्म थोड़ी ना कर रहे हैं कि उसके मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन कर लें। बात समझ में आ रही? नॉर्मल गरम किया है इसको, हल्का सा वार्म किया है, बस मेल्ट कर दिया है। तो ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों? पीसी में लिख दूंगा, समझ जाना, फिजिकल चेंज। हाँ, रस्टिंग ऑफ अलमीरा। आपके घर में कोई अलमीरा है, उसकी रस्टिंग हो रही है, तो बताओ बच्चों ये कौन सा चेंज है आपका? रस्टिंग ऑफ अलमीरा। बताइए, ये केमिकल चेंज है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं होता क्या है, ये आपका कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं रस्टिंग क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, रस्टिंग में क्या होता है, यहाँ पर रस्टिंग में क्या होता है
बच्चों देखो, ये कोई आयरन का पीस है, आपकी जो अलमीरा अलमारी है उसमें आयरन होता है, क्या होता है? आयरन। तो बच्चों आयरन क्या करता है? आयरन वाटर के प्रेजेंस में और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये दोनों इसको कहां से मिलेंगे? मॉइस्ट एयर से। कहां से? मॉइस्ट एयर से। मॉइस्ट एयर क्या होती है बताइए? मॉइस्ट एयर क्या होती है बताइए? मॉइस्ट एयर क्या होती है? मॉइस्ट एयर जो आजकल बरसात के मौसम में आपको देखने को महसूस होने को मिल रही होगी, ये जो मॉइस्चर है आजकल, इसमें पानी की मात्रा भी है और ऑक्सीजन तो होता ही होता है, वाटर वेपर्स है इसमें, ठीक। ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, पानी के मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन है। तो ऐसे माहौल में, खासकर बरसात के माहौल में, आयरन के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, है ना, इसको मॉइस्ट एयर या इसको डंप एयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? DUMP, डंप एयर। इसको डंप एयर भी बोलते हैं। तो इसके प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन कर लेता है और यहां पर बच्चों ब्राउन कलर का एक फ्लेकी सब्सटेंस बनता है। क्या बनता है? ब्राउन कलर का एक फ्लेकी सब्सटेंस बनता है। मतलब कहीं पर आयरन पे अगर जंग लगी, उसको हाथ से छुड़ा के देखिएगा, जंग मतलब समझते हो ना, जंग लग जाती है ना लोहे के ऊपर, उसको ऐसा छुड़ाकर आप अपने हाथ से देखोगे तो आपको ब्राउन कलर का कुछ दिखाई पड़ेगा, ऐसा क्या कहते हैं उसको, एक मिट्टी जैसा कुछ निकल के आएगा वहां, सॉफ्ट सॉफ्ट पाउडर जैसा कुछ निकल के आता है ब्राउन कलर का, उसको बोलते हैं जंग लग गई इसके ऊपर। वही क्या होता है? वो आयरन का ऑक्साइड होता है। मतलब पूरी रिएक्शन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसे होता है। आयरन reacts with oxygen in the presence of water and it will give what? Fe2O3 डॉट 24S2O। ठीक है, यही क्या आपका रस्टिंग है। रस्टिंग का फॉर्मूला ये होता है। मोटी मोटी बात आप देखो, आपको याद नहीं करना है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आयरन ने क्या किया, ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करके ऐसा एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस बना लिया, इसी को आप रस्ट बोलते हो। रस्ट का फॉर्मूला ये है Fe2O3.24S2। ठीक है, या XH2O, या X लिखते हैं, 10th क्लास में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। X लिखा है यहाँ, X क्या है? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है। इतना आप टेंशन मत लो, बस आप समझ लो रस्टिंग कैसे होती है। आयरन ऑक्सीजन वाटर के प्रेजेंस में रस्टिंग करेगा। ठीक, बहुत अच्छी बात है। नो, अब यहां पर आइए, नेक्स्ट देखिए, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम। ओके, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम। तो ये आपका क्या था बच्चों? रस्टिंग ऑफ अलमीरा क्या था? केमिकल चेंज था, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम। हाँ भाई, पानी अगर बॉईल करके स्टीम बना रहा है तो फिर बताओ, वाटर अगर बॉईल करके स्टीम बना रहा है तो फिर कौन सा चेंज है ये? बताइए जल्दी से बताइए, कल पढ़ाया था। केमिकल। केमिकल चेंज कैसे हो जाएगा भाई? ये केमिकल चेंज कैसे हो जाएगा यार? हाँ, बॉइलिंग ऑफ वाटर जब तुम कर रहे हो तो पहले पानी क्या था? लिक्विड था। अब तुमने इसको गर्म कर दिया बढ़िया से, जब ये बॉईल हो गए स्टीम बना दिया, तो क्या इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गई? क्या बताओ, पहले भी इसमें क्या थे? वाटर के मॉलिक्यूल और अभी भी इसमें वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तो क्या इसका केमिकल कॉम्पोजिशन, बस मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए तो फिजिकल चेंज हुआ है ना? नहीं समझ में आई बात? क्या कोई केमिकल रिएक्शन हो गई? जैसे रस्टिंग में तो चलो केमिकल रिएक्शन हुई थी, आयरन ने ऑक्सीजन और H2O वाटर के साथ रिएक्शन किया था, बताइए कोई डाउट है? ये फिजिकल चेंज है ना? बताइए बच्चों, ये कौन सा चेंज है आपका? फिजिकल चेंज। उसके बाद पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। ये वाला मैं आपको बताता हूँ, ये वाला मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए बच्चों। देखिए जरा, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ बच्चों। एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या बोलते हैं सर? क्या बोलते हैं सर? इलेक्ट्रो केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इलेक्ट्रो केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक। ध्यान से सुनिएगा जरा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है? ध्यान से सुनिए जरा, देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी,
है ना भाई, दो शब्दों से मिलके बनना है, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कोई केमिकल रिएक्शन कराई जाती होगी। कभी कभी हम इलेक्ट्रिसिटी पास करके कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंडर में आ रहा है वो टॉपिक। जैसे कि वाटर आपने लिया और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, ठीक। जब आप वाटर लेके उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो पता है आपका दो नया सब्सटेंस बनेगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखिए ये केमिकल कॉम्पोजिशन अलग था भाई, ये वाटर के मॉलिक्यूल थे, यहां कुछ नया ही बन के तैयार हो गया। पानी में इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया हमने घर पे मत करके देखना, लैब में किया जाता है सेफ्टी के साथ। तो वाटर में आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो क्या क्या बन गया बताइए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। अब बताओ ये केमिकल चेंज हुआ कि नहीं हुआ, बताओ केमिकल चेंज हुआ कि नहीं हुआ, बताइए यस और नो, जल्दी बताइए यस और नो, बोलिए। यस सर। है ना भाई, कुछ नया बन के तैयार हो गया ना, बात समझ रहे हो कि नहीं। ओके ओके, ठीक, ओके। सो ये कुछ नया बन के यहां पर तैयार हो गया, बात समझ में आई कि नहीं। तो ये केमिकल चेंज का एग्जांपल है। मतलब अगर आप वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर आपको मिल गया तो ये आपका केमिकल चेंज है, ठीक। ये देखिए यही बात लिखी है आपकी बुक में, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द वाटर, वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास किया एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन, वाटर ब्रेक डाउन होके हमको क्या दे दिया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक। तो ये क्या हो गया बताइए बच्चों, यहां पर बताइए ये क्या हो गया बताइए, केमिकल चेंज का एग्जांपल है, क्योंकि यहां केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, हाँ भाई जरा बताइए, कॉमन सॉल्ट आपने लिया, नमक लिया और पानी में डिसॉल्व कर दिया, बताइए फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, बताइए स्टूडेंट्स, बोलो बोलो बोलो, फिजिकल फिजिकल फिजिकल। ये बड़ी सीधी सी बात है, क्योंकि नमक को आप पानी में डालोगे तो नमक बस डिसॉल्व हो जा रहा है ना, कोई नया कंपाउंड तो बन के आएगा नहीं, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा है, पीसी, पीसी मतलब फिजिकल चेंज। नेक्स्ट है मेकिंग अ फ्रूट्स सैलेड विद रॉ फ्रूट्स, हाँ भाई रॉ फ्रूट्स की हेल्प से आप अगर सैलेड बनाओगे तब क्या होगा बताइए, फल काटा और सैलेड मिक्स कर दिया बस, हाँ केमिकल चेंज। अच्छा देखो मेरा भी मन कर रहा है कि ये केमिकल चेंज है, मन तो मेरा भी कर रहा है ना, लेकिन आप इसका आंसर देख लो क्या दिया हुआ है, कहीं इसका आंसर दिया है क्या, एनसीईआरटी में इसका आंसर दिया हुआ है, बताओ। देखिए अब इसको फिजिकल चेंज ही माना जाएगा, क्या माना जाएगा याद कर लेना, थोड़ा समझा देता हूं, इसको आप फिजिकल चेंज ही मानोगे, थोड़ा समझा देता हूं, देखो बात समझो, देखो ये बनाना लिया आपने इस तरीके से, बनाना, ठीक। ये कुछ और ले लो, मैंगो मान लो आपने ले लिया, अरे भाई मान लो यार, है ना, ठीक। अब बनाना जिन भी मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है और मैंगो आपका जिन भी मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, सही है ना, ठीक। एक बात बताओ, जब आप इसको कट करोगे यहां से इस तरीके से, ठीक, और इसको ऐसा कट करके मिक्स करोगे, तो जब आपने काट दिया किसको, बनाना को कट किया आपने, क्या नाम है, एप्पल को कट किया, मैंगो को कट किया, तो क्या भाई उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा, किसका, बनाना का या मैंगो का। मैंगो काट दोगे तो उसके मॉलिक्यूल का केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा क्या, नहीं भाई, जिन मॉलिक्यूल से मिलके बना है मॉलिक्यूल तो वैसे के वैसे रहेंगे यार, काटने से क्या ही फर्क पड़ेगा। यही चीज ट्री में भी हुई थी, ट्री जिन मॉलिक्यूल से मिलके बना था, जैसे ही आपने काटा तुरंत मॉलिक्यूल में कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं चेंज होगा। वो अलग बात है कि आपने क्या किया, इस सैलेड को 10 घंटे के लिए छोड़ दिया, तब ये इसमें से स्मेल भी आने लगती, पता है आपको कि ये डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस पे अटैक करेंगे और बायोकेमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करेंगे, वो अलग बात है। अगर हम आपसे तुरंत के तुरंत पूछ रहे हैं तो कोई भी केमिकल चेंज यहाँ नहीं आता है, ये भी आपका फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। बताइए कोई डाउट है। नेक्स्ट है बच्चों, बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, लकड़ी जलाओ या पेपर जलाओ, बोलो भाई, लकड़ी या पेपर जलाओगे। एक बात फिर से याद दिला दूं बच्चों, चाहे पेपर हो
और चाहे लकड़ी हो, इसमें होता है हाइड्रोकार्बन। क्या होता है दोनों में? हाइड्रोकार्बन। ठीक, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलके बना होगा उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं, ध्यान से सुनिए, उनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और अपनी कॉपी में नोट लगा लीजिए, क्या, कि जब भी आप हाइड्रोकार्बन को, बच्चों यहां पर क्या करोगे बताओ? जब भी आप हाइड्रोकार्बन को बच्चों बर्न करोगे, जलाओगे, तो होता क्या है, ये एटमॉस्फेयर मतलब आसपास से ना ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बुलाते हैं, कहते हैं भैया आ जाओ केमिकल रिएक्शन करेंगे। ठीक, तो आसपास से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आएंगे। आसपास से का मतलब सर कहाँ से? एयर से। एयर से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आएंगे, हाइड्रोकार्बन से भैया रिएक्शन करेंगे। हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल कहाँ मिलते हैं सर? पेपर और वुड में होते हैं। और सर गैस बनेगी कौन सी सर? CO2। और क्या निकलेगा? वाटर। और क्या निकलेगा सर? हीट निकलेगी। और क्या निकलेगा सर? लाइट निकलेगी। आप पेपर को जलाइए, आपको हीट और लाइट दिखाई पड़ती है, मतलब हीट भी होता है, वो हीट भी देगा और लाइट भी वहां निकलती है। सही है ना? ठीक है, और साथ में कौन कौन सी गैस आपके यहाँ बनती है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बताइए, कोई डाउट है? बताइए, कोई डाउट है? नहीं। ठीक, तो ये चीज है। ओके, करेक्ट। नाउ अब देखो, एक्टिविटी नंबर 2 में इसने दे दिया आपको, कह रहा है, मतलब जो भी क्वेश्चन है, कह रहा है ट्राई सेग्रीगेशन सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज अ प्योर सब्सटेंस और अ मिक्सचर, है ना। अपने आसपास की चीजों को देखिए और आपको क्या लग रहा है कि प्योर सब्सटेंस कौन कौन से हैं और मिक्सचर्स कौन कौन से हैं। तो इसका मैं एक आपको छोटा सा आंसर दिखा देता हूं और इस पे थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर, है ना। थोड़ी चर्चा इस पे हम कर लेते हैं। देखिए एक छोटा सा ऐसे एग्जांपल, आपको पता है बच्चों कि प्योर सब्सटेंस केमिस्ट्री में कौन से होंगे? तो सभी बच्चों को पता है प्योर सब्सटेंस केमिस्ट्री में वो वाले सब्सटेंस होंगे जिनमें बच्चों सेम टाइप के मॉलिक्यूल होते हों या सेम टाइप के एटम होते हों। याद है आपको पुरानी क्लासेस? सेम टाइप के पार्टिकल होंगे तभी वो प्योर होंगे आपके हिसाब से, और नहीं तो वो कौन से हो जाएंगे बच्चों? मिक्सचर हो जाएंगे। याद आया? ठीक, तो आइए कुछ एग्जाम्पल हम आपके आसपास से देते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। यहाँ पे देखिए, ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज अ प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। ओके, तो प्योर सब्सटेंस कौन से? वाटर, सॉल्ट, शुगर। भाई अगर आपने पानी का सैंपल लिया है तो इसमें पानी 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 के ही तो मॉलिक्यूल होंगे। याद आया या भूल चुके हो? सेम टाइप ऑफ पार्टिकल मिले, H2O H2O H2O, तो केमिस्ट्री की भाषा में ये प्योर हो जाएगा। फिर तुमने सॉल्ट लिया, ये कॉमन सॉल्ट, अरे नमक नमक नमक, है ना। तो जब तुमने नमक लिया तो मैंने तुम्हें क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें तुम्हें नमक के क्या मिलेंगे? मॉलिक्यूल्स। याद है? ठीक, याद है? ये देखो, ये सब क्या है? NaCl। ठीक, ये भी क्या है आपका? NaCl। ये भी क्या आपका? NaCl एंड सो ऑन टू, सेम टाइप के पार्टिकल्स हैं। फिर अगर आपने शुगर का सैंपल लिया, ये शुगर के क्रिस्टल्स लिए छोटे छोटे, और इसमें जाके देखा तो सब के सब शुगर के मॉलिक्यूल है यहाँ पर। और शुगर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला था C12H22O11। ये शुगर का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है, मानो तो याद कर लो, नहीं याद करना है तो मत करो, क्या ही दिक्कत है। C12H22O11, है ना। सेम सॉरी, सेम टाइप के पार्टिकल्स आपको मिल रहे हैं। तो शुगर भी किसका एग्जाम्पल है बच्चों यहाँ पर? बताइए, प्योर का। अब मिक्सचर के कुछ एग्जाम्पल बच्चों, सॉल्ट, वाटर, क्योंकि इसमें दो टाइप के मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे, याद है ना। एक तो NaCl भी है सॉल्ट, और दूसरा आपका H2O भी है। सॉइल, मिट्टी का मैंने आपको एग्जांपल सब पढ़ा चुका हूं भाई, आपको मिक्सचर है, मिट्टी में डिफरेंट टाइप के सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी भी डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती होगी, ऐसा सोचो। वुड, लकड़ी, लकड़ी में डिफरेंट टाइप के बच्चों आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, जिसका एक बेस्ट एग्जांपल था हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बहुत सारे होते हैं। ठीक, उसमें से मैंने एक टाइप आपको बताया कि हाँ भैया इसमें हाइड्रोकार्बन भी होता है। तो लकड़ी में भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे।
एयर तो आपको पता ही है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, दुनिया भर के गैसेस हैं। कोल्ड ड्रिंक जो आप पीते हो, तो कोल्ड ड्रिंक में आपका क्या होता है, कार्बोनेटेड वाटर, यानी कि बच्चों पानी तो होता ही होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है। उसके बाद रबर, रबर में भी डिफरेंट टाइप के रबर जो होती है ना, रबर, रबर जो आप यूज करते हो, अरे रबर बैंड हो या इरेज करने वाली रबर हो, कोई भी टाइप का रबर हो, उसमें दुनिया भर के डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक, उसके बाद स्पॉन्ज में भी मिक्सचर का एग्जांपल है, क्योंकि स्पॉन्ज में आपने देखा है कोलाइड होता है, कोलाइड तो मिक्सचर ही होगा ना। ठीक, फॉग, याद है ना भाई, स्पॉन्ज के बारे में जरा टेबल से देख लीजिएगा, है ना, सॉलिड के अंदर गैस होती है, याद है। फॉग, फॉग में भी डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मिल्क में भी फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, दुनिया भर के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, बटर में भी दुनिया भर के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कपड़े जो आप पहनते हो, ये कपड़ा जो आपने पहना हुआ है, कपड़े में भी दुनिया भर के डिफरेंट टाइप के क्या नाम है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक, खाना जो आप खाते हो, ठीक, खाना जो आप खाते हो उसमें भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये सब क्या है, आपके मिक्सचर्स हैं, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, ध्यान से जरा देखिए, ध्यान से देखिए। अब उसने आपसे बोला व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, याद आया बच्चों, आप चैप्टर आपका आपके कमांड में होगा, पूरा मैं पढ़ा चुका हूं, है ना। और जिन्होंने स्टार्टिंग की क्लासेस नहीं करी है तो आप जाके करिए, आपका इसमें पूरा कमांड होगा बच्चों। देखिए ये वाला थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, टेबल एक दिया हुआ है, ठीक, और इसका ही, इस टेबल का ही थोड़ा सा अंदाजा हम लोगों ने स्टार्टिंग में चैप्टर में लिया था। मैटर को इन्होंने चाहे सॉलिड स्टेट में, लिक्विड या गैस, दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, एक प्योर सब्सटेंसेस में और दूसरा मिक्सचर्स में। तो बच्चों प्योर सब्सटेंसेस में याद है आपको एलिमेंट्स आते हैं और कंपाउंड्स आते हैं। हाँ भाई, कंपाउंड के एग्जांपल बच्चों ध्यान से चेक करिए उसने दिया पानी का एग्जांपल, मैंने भी तो तुम्हें बताया था मैंने भी तो तुम्हें बताया था क्लास में, ये पानी का सैंपल दिया है ना। तो ये देखो, ये वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक, ये भी वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक, ये भी वाटर का मॉलिक्यूल, सही है, याद आ गया होगा। मीथेन गैस का सिलेंडर ले लो, ये मीथेन गैस का सिलेंडर ले लिया, इसमें जाके चेक किया, ठीक, तो ये भी मीथेन का मॉलिक्यूल है CH4, सही, ये भी मीथेन का मॉलिक्यूल है CH4, ठीक, ये भी मीथेन का मॉलिक्यूल है CH4, ठीक, ये भी मीथेन का मॉलिक्यूल है CH4, ठीक, ओके। नाउ शुगर ले लो, ठीक, तो शुगर का जब आप क्रिस्टल लोगे तो उसमें C12H22O11, और अगर आप ध्यान से करो ये सारे पार्टिकल सेम टाइप के हैं, पानी पानी पानी, लेकिन पार्टिकल कौन सा वाला है, भूल चुके हो क्या, पार्टिकल कौन सा वाला है, मॉलिक्यूल। पार्टिकल तीन तरीके के होते थे केमिस्ट्री में, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन। मॉलिक्यूल कौन सा वाला है, कंपाउंड वाला है सर, चेक कर लो, भूल गए हो लग रहा है। कंपाउंड मॉलिक्यूल कौन सा वाला है, कंपाउंड वाला है सर। एलिमेंट वाले मॉलिक्यूल कौन से होते थे सर, याद है। एलिमेंट वाले मॉलिक्यूल जैसे कि क्लोरीन सेम टाइप के एटम से मिलके बना है, ऑक्सीजन सेम टाइप के एटम से मिलके बना है, याद आ गया, बोलिए। आयोडीन सेम टाइप के एटम से, नाइट्रोजन, वो एलिमेंट्स हैं, ठीक। और ये कंपाउंड है, क्योंकि ये वाले जो मॉलिक्यूल हैं वाटर के, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बने, मीथेन कार्बन हाइड्रोजन से मिलके बना है। इसी तरीके से सॉल्ट देखिए, सॉल्ट सॉल्ट भी कंपाउंड में आ जाएगा, NaCl, सोडियम और क्लोरीन से मिलके बना हुआ है, ठीक। उसके बाद कुछ याद आया, शुगर, शुगर में C12H22O11, याद आया, बताइए बताइए। अब देखो कंपाउंड्स में क्या बोला, कह रहा है फिक्स कॉम्पोजिशन, इनका कॉम्पोजिशन फिक्स होता है। कॉम्पोजिशन फिक्स होने का मतलब है इनकी बनावट कैसे बने हुए हैं, फिक्स है। यस सर, कैसे सर, एक बात बताओ भाई, पानी तुमको चाहे यहाँ मिले धरती पे, और पानी चाहे तुम्हें चंद्रमा पे मिले या पूरे यूनिवर्स में पानी कहीं पर भी मिले, आज के 10 साल बाद मिले, 20 साल बाद मिले, पानी का मॉलिक्यूल थोड़ी ना चेंज हो जाएगा यार। पानी के मॉलिक्यूल में देखो, आपको स्टार्टिंग वाली क्लास में बताया था, नहीं है तो रिवाइज करके आइए उसको, स्टार्टिंग की जो क्लासेस हुई थी प्लीज। मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने आपको पानी दे दिया और मैंने पूछा इससे, हाँ भाई कैसे बने हुए हो,
तो ये बताएगा कि देखो मैं पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके बना है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने एक मॉलिक्यूल को जब पकड़ के पूछा, पानी के एक मॉलिक्यूल को जब मैं पकड़ के पूछूंगा भाई तुम कैसे बने हुए हो, तो बताएगा कि देखो भाई मैं 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम से बना हुआ हूं। मतलब समझो, आज अगर तुम्हें चंद्रमा पे भी पानी मिल रहा है, भाई एक बात बताओ, तुम्हें चंद्रमा पे भी अगर पानी मिल रहा है या कहीं कहीं तुम्हें पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी वाटर मिल रहा है, उसका एक मॉलिक्यूल निकाल के पूछोगे उससे कि भैया कैसे बने हुए हो, तो यही तो बताएगा ना कि भाई मैं 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना है। तो एक मॉलिक्यूल बना है वाटर का, एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन के एटम 1 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना है। और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल जब पास पास आते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तब आपको समझ में आता है कि हाँ हाथ में मेरे पानी है। तो एक बात बताओ, फिक्स कॉम्पोजिशन ही तो है यार। कहने का ये मतलब है ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा कि चंद्रमा पे तुमको पानी मिला तो उस पानी से तुमने पूछा तो पानी ने बोला भैया देखो हाइड्रोजन के 3 आइटम है और ऑक्सीजन के 4 है, ऐसा तो हो नहीं जाएगा। ये पानी का मॉलिक्यूल थोड़ी ना है यार। पानी की मॉलिक्यूल हमेशा ऐसा ही होता है, 2 हाइड्रोजन का एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम, ठीक। इसी तरीके से बच्चों, जब आपको मीथेन चाहे यहां मिले चाहे आपको मीथेन, मीथेन हमेशा कहाँ मिलता है, दलदली जो कहते हैं मार्शी, मार्शी जो इलाके होते हैं, जैसे कोई दलदल है तालाब के किनारे, आपको अजीब सी स्मेल आएगी दलदली स्थानों पे, है ना। तो वहां आपको मीथेन गैस की स्मेल आती है, ठीक है, वहां मीथेन गैस बनती रहती है, ठीक। तो मीथेन गैस आपको कहीं पर भी मिले, आप उसको पूछोगे कि भैया ये बताओ तुम्हारा कॉम्पोजिशन कैसा है, बोलेगा फिक्स है। मैंने कहा कैसे, तो उसने बोला ऐसे देखो, मीथेन एक कार्बन के एटम और 4 हाइड्रोजन के एटम से ही तो बना होगा। यस और नो बताइए, करेक्ट, ओके। तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि कल आज मीथेन तुमने ऐसा पढ़ा, ठीक है ना, और कल मीथेन ऐसा हो गया। ऐसा थोड़ी ना है कि आज मीथेन का फॉर्मूला ये और कल ऐसा हो गया, यानी कि C2H6 हो गया या कुछ भी हो गया, है ना। तो इनकी कॉम्पोजिशन फिक्स होती है फिक्स कॉम्पोजिशन। अब देखो उसने आगे क्या लिखा, कह रहा कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक। इनको हम एलिमेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, कैसे सर, सर कोई केमिकल रिएक्शन करेंगे या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करेंगे। कहने लगा सर बताओ जरा, आइए दिखाते हैं। आज ही तो पढ़ा है तुमने, वाटर को अगर लोगे, याद है भाई, भूल चुके हो, और इसमें अगर तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लगाओगे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन अगर करोगे यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, तो आज ही तो पढ़ा है तुमने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेगा। याद आया, बताओ। अब मुझे जरा बताओ, कंपाउंड लेके चले थे और उसमें केमिकल रिएक्शन करा दी कोई भी, तो तुम्हें एलिमेंट्स मिले कि नहीं मिले, बताओ बताओ। तो हम कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। हाइड्रोजन एलिमेंट ही तो है H2, और ऑक्सीजन आपका एलिमेंट ही तो है। NaCl को भी तुम लेके उसकी उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे उसकी मोल्टन स्टेट में, हम क्लास 10th में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा मैं आपको बता दूं कि अगर तुमने अगर तुमने अगर तुमने NaCl लिया और इसमें इसकी मोल्टन स्टेट ले ली, मोल्टन का मतलब क्या होता है सर, इसको गर्म करके पिघला लेते हैं। जब नमक को बहुत गर्म करोगे ना तो पिघल जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा, पानी जैसा लिक्विड, ठीक। तो नमक को जब बहुत गर्म करते हैं, जब मोल्टन स्टेट में आता है, फिर इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, ऐसे करते ही ये आपको सोडियम अलग और क्लोरीन गैस अलग दे देगा। चेक कर लो भाई, एलिमेंट अलग हो गए कि नहीं। सोडियम सर मेटल है सर, भूल चुके हो क्या, भूल चुके हो क्या, मेटल जितने भी होते थे ये तो नॉन मेटल्स वाले एलिमेंट हैं। ये एलिमेंट कौन से वाले हैं, नॉन मेटल। और मेटल्स वाले एलिमेंट जो होते थे वो अपने एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे, याद है, जैसे कि कॉपर Cu, जैसे कि आयरन Cu मतलब कॉपर, Fe का मतलब आयरन, है ना, ठीक। Au का मतलब गोल्ड, Ag का मतलब सिल्वर, ये सब एटॉमिक फॉर्म में रहते थे। अब देखो जैसे कि सोडियम
अब देखो यहां पर आपने क्या किया, नमक लिया, उसको मोल्टन स्टेट में लेके गए, गर्म किया, मेल्ट हो गया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करी, क्या मिल गया बताइए, सोडियम। तो ये एलिमेंट मिला आपको जो कि मेटल है, और क्लोरीन गैस मिली जो कि नॉन मेटल है। क्या दिक्कत है? सॉरी। तो क्या हुआ बताओ, क्या हुआ बताओ, ये अपने एलिमेंट्स में ब्रेक हो गए कि नहीं हो गए? तो यही चीज लिखी है, नंबर 1 कंपाउंड का कंपोजिशन फिक्स होता है। जैसे NaCl हमेशा सोडियम के एक एटम और क्लोरीन के एक एटम से मिलकर बना होगा, और इसका अगर हम इसकी केमिकल रिएक्शन कुछ ना कुछ करा दें या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करा दें तो क्या होगा बताइए, ये अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ब्रेक हो जाता है। यही चीज लिखा है, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ठीक। अब इसी तरीके से पता है मीथेन में से हम कार्बन और हाइड्रोजन को भी अलग कर सकते हैं, कुछ ऐसा प्रोसेस होता होगा, वो आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद शुगर में से हम कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग कर सकते होंगे, कुछ ऐसा प्रोसेस होता होगा। ठीक। नाउ अब एलिमेंट्स में आ जाओ। एलिमेंट्स में आ जाओ, क्या लिखा उसने, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंसेस। ध्यान से सुनिए, कंपाउंड्स को आप सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर सकते थे, है ना? यस सर। वाटर को ब्रेक किया हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, NaCl को ब्रेक किया सोडियम क्लोरीन में। ठीक। लेकिन अगर आपने एलिमेंट्स ले लिए तो आप उसको और सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं ब्रेक कर सकते हो भाई। क्या ही ब्रेक कर लोगे, खुद सोचो ना। मान लो अगर मैंने आयरन ले लिया, एक आयरन का ये पीस है, तो भाई अब तुम इससे न्यू सब्सटेंस मतलब समझ रहे हो, इसको ऐसा इसको इसको अब आप कोई केमिकल रिएक्शन करा के ऐसा नहीं कर दोगे कि आयरन आपको कुछ और दो चीजें दे देगा। अरे आयरन ही आयरन है तो आयरन ही रहेगा ना, क्या दिक्कत है? ठीक। उसके बाद अगर आपने क्लोरीन गैस ली है तो ऐसा थोड़ी ना कि क्लोरीन गैस को आप फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में डिवाइड कर लोगे। क्लोरीन है तो क्लोरीन गैस ही रहेगी ना, क्लोरीन है तो क्लोरीन गैस रहेगी, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन गैस रहेगी, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन गैस रहेगी। तो जैसे कंपाउंड्स को आप सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक कर सकते हो, क्यों कर सकते हो? क्योंकि वो दूसरे एलिमेंट से बने हुए हैं भाई। जो दूसरे एलिमेंट से बना हुआ है वो ब्रेक भी हो जाएगा बाद में। और जो बेचारा खुद ही एक टाइप के एटम से मिलके बना हुआ है, ये देखो क्लोरीन ऑक्सीजन या जितने भी मेटल हैं, तो वो थोड़ा ना ब्रेक हो जाएगा। बात समझ रहे हो? एग्जाम्पल ये सब आपके सामने, आप देख लीजिएगा। अब ये मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूं, मिक्सचर में नो फिक्स कंपोजिशन है ना, प्योर सब्सटेंस में नो फिक्स कंपोजिशन, मिक्सचर में कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होती है। ठीक है, मतलब ये मैंने आपको पढ़ाया, लग रहा है कुछ लोग भूल चुके हैं। अरे भाई कंपाउंड में फिक्स कंपोजिशन है, जब भी वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन के एटम से ही बनेगा। लेकिन मिक्सचर बनाने के लिए तुम आजाद हो, याद करो होमोजीनियस में ही तुम्हें आजादी दे दी गई थी। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भूल चुके हो क्या? पानी लिया 100 ml, मन हो तो थोड़ा सा कॉपर सल्फेट डालो, हल्का कलर मिलेगा, मन हो तो ज्यादा कॉपर सल्फेट डालो, आपको डार्क कलर मिलेगा। याद आया? इसलिए क्या लिखा है एनसीईआरटी में, नो फिक्स कंपोजिशन, कंपोजिशन फिक्स नहीं होती, मर्जी है आपकी, कितना भी कॉन्सेंट्रेशन का बना लो, क्या दिक्कत है? मास बाय मास 40% बना लो, मास बाय मास 60% बना लो, मर्जी है आपकी, 20% बना लो। हेट्रोजीनियस पे हम चर्चा पहले कर चुके थे, याद है? नो फिक्स कंपोजिशन इसके लिए भी, इसके लिए भी। कुछ लोग बोलेंगे इसके लिए क्यों, होमोजीनियस के लिए क्यों? भैया होमोजीनियस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, मतलब एक बार सॉल्यूशन बना दिया तो उसके पर यूनिट वॉल्यूम में कंपोजिशन सेम रहता है। लेकिन यार कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने के लिए थोड़ी ना मना किया किसी ने। आप पानी लेके 100 ml, 2 चम्मच चीनी डालो, चाहे 4 चम्मच चीनी डालो, चाहे 1 चम्मच चीनी आप उसमें डालो, हर एक बार कॉन्सेंट्रेशन तो वेरिएबल होगी ना। इसलिए लिखा है नो फिक्स कंपोजिशन। अब एलिमेंट में फिक्स कंपोजिशन होती, हाँ भाई क्लोरीन का मॉलिक्यूल हमेशा Cl2 ही रहेगा, ऐसा थोड़ी ना यार कि कल क्लोरीन का मॉलिक्यूल ऐसे बन जाएगा Cl3 से, यानी कि 3 क्लोरीन के एटम से क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनेगा, ऐसा तो कभी नहीं होगा। क्लोरीन आपको यहाँ मिले, चंद्रमा पे मिले, पूरे यूनिवर्स में क्लोरीन गैस कहीं पे भी मिले, तो क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है वो क्लोरीन के एटम से ही तो मिलकर बना होगा। तो यहाँ प्योर सब्सटेंस में फिक्स कंपोजिशन होती है, फिक्स कंपोजिशन होती है, और यहाँ फिक्स कंपोजिशन नहीं होती। बाकी अब मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। हेट्रोजीनियस आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, होमोजीनियस आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। होमोजीनियस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, इसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। एग्जांपल अगर आप देख लीजिएगा आप, ठीक है, सारा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक, अच्छा
एक बात इन्होंने डिस्कस करी है, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे, अभी आएगा इसी में सिलेबस में हमारे। इसका स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो तो आप ले सकते हो। मैं हट जाता हूँ। मान लीजिए कोई 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 रिकॉर्डिंग देख रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। यहाँ से स्टार्ट होती कहानी। कह रहा टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस के टाइप बताइए, दोनों पढ़ा दिए, एलिमेंट भी पढ़ा दिया है और कंपाउंड भी पढ़ा दिया है। ये सुनो, प्योर सब्सटेंस में आपके दोनों पढ़ा दिए, एलिमेंट भी और कंपाउंड भी। ठीक, आइए आपकी किताब भी पढ़ लेते हैं भाई, क्या क्या बातें ये लोग हमें कहना चाहते हैं, है ना। थोड़ा सा बुक भी देख लेते हैं। देखो, कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कॉम्पोजिशन सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड आइदर एज एलिमेंट और कंपाउंड। उनका केमिकल कॉम्पोजिशन कैसा है ना सब्सटेंस का, उसके बेसिस पे हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एलिमेंट्स और दूसरा क्या है आपका बताइए, कंपाउंड्स। ठीक है ना। तो एलिमेंट देखते हैं बच्चों। कह रहा है कि रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661। एंटोने लॉरेंट लेवोशियर अ फ्रेंच केमिस्ट वाज द, ये नाम है साइंटिस्ट का, ठीक है ना। एंटोने लॉरेंट लेवोशियर a French chemist was the first to establish the experimentally used definition of an element. He defined an element as a basic form of the matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction. Okay, ये याद करोगे आप, निशान लगा लें जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो भी, क्या अपनी बुक में एलिमेंट की डेफिनेशन आएगी तो यहां से यहां तक लिखना है आपको। क्या, एन एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। आज की क्लास में अभी अभी तो डिस्कस किया है भाई, एलिमेंट को क्या तुम सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर सकते हो? नहीं, याद है, एलिमेंट को क्या तुम सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर सकते हो? नहीं। तुमने आयरन का पीस लिया, क्या आयरन को और किसी सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर सकते हो? नहीं यार, आयरन तो आयरन के एटम से मिलकर बना है, उसको ब्रेक किस में करोगे? ठीक, ओके, तो इसलिए। और इसी तरीके से मान लो तुमने ऑक्सीजन गैस ले ली सिलेंडर में, ठीक, तो ऑक्सीजन गैस तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से ही मिलके बनी हुई है, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल खुद ही ऑक्सीजन के एटम से मिलके बने हुए, दूसरे टाइप का एटम है ही नहीं इसमें, तो आप इसको ब्रेक किस में करोगे? ठीक, तो यही बात लिखी है, एन एलिमेंट अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है, देखो बड़ी बढ़िया बात कर दी इसने, एलिमेंट बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है, मतलब मतलब सर, मतलब सर, मतलब सर, मतलब सर, मतलब अगर आप ये मैटर लोगे आयरन वाला तो भैया इसमें मिलेंगे आपको क्या, सॉरी, इसमें मिलेंगे आपको आयरन के एटम। ठीक, और अगर आप ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर लोगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल। मतलब ये ऑक्सीजन नाम का मैटर किससे मिलके बना है? ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल से। आयरन नाम का मैटर किससे मिलके बना हुआ है? आयरन के एटम से। ठीक, तो यहां पर बेसिक यूनिट कौन हो गई? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, जिसने ऑक्सीजन को बना के रखा हुआ है। ठीक, ऑक्सीजन नाम के मैटर को बना के रखा है, और यहां पर बेसिक यूनिट कौन हो गई? आयरन के एटम्स। यही लिखा है आपकी किताब में, बताओ कि एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, मतलब एलिमेंट क्या होते हैं? बेसिक फॉर्म होते हैं। ये देखो, इन्हीं, या तो इसने मॉलिक्यूल की बात करी हुई है या तो एटम की, जिन्होंने इस मैटर को बनाया हुआ है। ठीक, बेसिक फॉर्म में कौन कौन आ गया? ये मॉलिक्यूल या ये एटम। दैट कैन नॉट बी, मतलब ये मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, ये जो बेसिक बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है, यानी कि जो एटम है और मॉलिक्यूल, इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। दैट कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन करके आप इसको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते हो। नाउ, एलिमेंट्स कैन नॉर्मली बी डिवाइडेड इनटू मेटल एंड नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, अब ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, देखा आपने क्या, एलिमेंट को उसने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में, एंड किस में डिवाइड किया है? मेटलॉइड में डिवाइड किया है। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड में डिवाइड किया है। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान से चेक कर लीजिए, एक चीज मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपका क्या है? पीरियोडिक टेबल है। यदि आप चाहें तो मार्केट से आप खरीद भी सकते हो, कभी मैं पढ़ा भी दूंगा, है ना, कभी मैं आपको इसको पढ़ा भी दूंगा, क्योंकि इसको पढ़ा जाता है केमिस्ट्री की क्लास में। इसको मैं पढ़ा दूंगा आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में। अभी के लिए आप ये देखिए, ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें जितने एलिमेंट्स टोटल लगभग 116 या 18 के आसपास हमने एलिमेंट सर्च किए हुए हैं अभी तक।
तो वो इसमें लिखे रहते हैं। अब इसमें खास बात देखो, इसमें ये जो येलो कलर का आपको ऐसा करके दिख रहा है ना, ये हो गए आपके मेटलॉइड्स। अब देखो मेटलॉइड्स में भी ना बात समझ लेना, मैंने ऐसे सर्कल कर दिया, ऐसे निशान लगा दिया, तो भाई इसको तुम दिल पे मत ले लेना। मतलब जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग क्लास 12th में जब किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को देंगे तो एनसीईआरटी में जो जो मेटलॉइड बताएंगे हम वही याद करेंगे, पर जनरली ये वाले होते हैं आपके। ठीक है, सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम, ऑर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम एंड एस्टेटाइन। ठीक, वैसे ठीक है, ये मेटलॉइड है। मेटलॉइड के लेफ्ट में जितने भी देख रहे हो सारे मेटल्स हैं, सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। और मेटलॉइड के राइट हैंड साइड में जितने देख रहे हो, ये मेटलॉइड के राइट में सारे नॉन मेटल, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस सॉरी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे क्या है आपके, बताइए, नॉन मेटल्स हैं। सारे के सारे क्या हैं ये आपके, नॉन मेटल्स हैं। अब देखो ध्यान से, देखो यहां से आप कोई भी मेटल उठा लीजिएगा। कुछ एग्जांपल्स में देता हूं जो मैंने क्लास में पढ़ा है। आप चाहे सोडियम का एक पीस उठा लीजिए ये एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं, जितने भी मेटल से मैंने आपको पढ़ा है एटॉमिक फॉर्म में रहेंगे। ठीक, सोडियम उठा के देखोगे तो ये सोडियम का एटम है, ये सोडियम का एटम है। ठीक, ये सोडियम, कुछ भी उठा लो, मैग्नीशियम उठा लो, एक पीस ले लो मैग्नीशियम का, तो ये मैग्नीशियम का एटम है, ये मैग्नीशियम का एटम है। बात समझ रहे हो, सब मैग्नीशियम के एटम। जैसे मेटल्स एटॉमिक फॉर्म में होता है, मेटलॉइड भी एटॉमिक फॉर्म में होते हैं। ध्यान से सुनिए, जनरली मेटलॉइड भी आपके एटॉमिक फॉर्म में होते हैं। ठीक, ओके ओके, मेटलॉइड्स भी क्या होते हैं आपके, ये मतलब अगर आपको सिलिकॉन मिला कहीं से, मान लीजिए एक सिलिकॉन का पीस मिला छोटा सा, ठीक, तो ये जो सिलिकॉन का पीस है इस तरीके से, ठीक, ये सब सिलिकॉन के एटम है, ये भी सिलिकॉन का एटम है, एसआई का मतलब सिलिकॉन का एटम, ये भी सिलिकॉन का एटम है, ये भी सिलिकॉन का एटम है। कहने का मतलब है कि जो भी मेटल्स आपको मिल जाए वो भी एटॉमिक फॉर्म में, जो आपके क्या नाम है मेटलॉइड्स हो जाएंगे वो भी आपको मिलेंगे एटॉमिक फॉर्म में। सही है। और इसी तरीके से जो नॉन मेटल्स होंगे, नॉन मेटल आपको जनरली मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेंगे। सर क्या बात कर दी सर, नॉन मेटल कैसे मिलेंगे सर, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। मतलब सर एक दो एग्जांपल देना जरा। ऑक्सीजन मिलेगा आपको O2 के फॉर्म में, याद है, फ्लोरीन मिलेगा F2 के फॉर्म में, क्लोरीन मिलेगा Cl2 के फॉर्म में, और ये ब्रोमीन, बस इतना काफी, आयोडीन I2। ठीक, उसके बाद ऑक्सीजन का भी मॉलिक्यूल होता है, सल्फर, सेलेनियम, जल्दी आएगा नहीं, आप टेंशन मत लो। सल्फर का मॉलिक्यूल ऐसा होता है, मैं जस्ट बता देता हूँ ऐसे ही, S8। सल्फर के 8 आइटम मिलके सल्फर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। फॉस्फोरस भी आपको डिस्कस नहीं करना है, सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। P4 होता है नाइट्रोजन N2 होता है। P4 जैसे ही लिख दिया तुरंत समझ जाना, फॉस्फोरस के 4 एटम मिलके फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल बना रहे। कार्बन अपने एटॉमिक फॉर्म में रहता है, ऐसे सोच लो। वैसे तो कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, हम 10th क्लास में पढ़ेंगे, ज्यादा टेंशन मत लो। इतना बड़ा मॉलिक्यूल होता है, हमें समझ में नहीं आता है कि कितने एटम से मिलके बना है, तो हम बोलते हैं एटॉमिक फॉर्म में। यानी कि कार्बन, बस इसमें जो कार्बन है वो एटॉमिक फॉर्म में बस। और ये जो जितनी भी गैसेस ये लिखी हुई है इनको नोबल गैसेस बोलते हैं। ठीक, इस पीरियोडिक टेबल को आराम से फिर से देख लेना, मैंने क्या क्या बातें बताई, वीडियो इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, फिर से देखना मैंने क्या क्या बताया। यहाँ पे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, बस इतना काफी। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ये सारे नोबल गैसेस हैं। क्या हैं, अब धीरे धीरे पढ़ेंगे सब नोबल गैसेस क्यों होते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करते हैं आगे क्लासेस में, और आप कभी पढ़ोगे। बस ये एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं, इतना याद रखना। इनके भी मॉलिक्यूल नहीं मिलेंगे, ये भी एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं। तो एटॉमिक फॉर्म में कौन कौन रहता है बताओ, सारे मेटल्स। मेटलॉइड जो येलो कलर का आपको दिखाई पड़ा, इसके लेफ्ट में जितने सारे मेटल्स हैं सारे एटॉमिक फॉर्म में।
इसके राइट में सारे नॉन मेटल्स हैं। जनरली नॉन मेटल कैसे होते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। नॉन मेटल में जितने भी ये आपको ये लास्ट में दिखाई पड़ रहे हैं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब होंगे आपके एटॉमिक फॉर्म में, और कार्बन एटॉमिक फॉर्म में। बाकी सारे हो गए लगभग लगभग आपके ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब होंगे आपके मॉलिक्यूलर फॉर्म में। ठीक, ओके। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई। यदि कोई चाहता हो इसका स्क्रीनशॉट लेना, कोई रिकॉर्डिंग इसकी देख रहा हो तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो।